नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, केजरीवाल दरअसल जॉर्ज सोरोस का एजेंट है और ये एक पुख्ता खबर पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके सामने मैं आज रखने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा 2001 से लेकर 24 तक केजरीवाल की हिस्ट्री क्या है और इसे शराब की पॉलिसी लेकर क्यों आनी पड़ी। ये पूरे खुलासे करूंगा, मेरे साथ अंत तक बैठे रहिए। रोंगटे खड़े करने वाला हूं आपके साथ में। अब केजरीवाल दरअसल एजेंट है सोरोस का। वो कैसे पता लगता है कि जॉर्ज सोरोस ने अपनी ओपन सोसाइटी जो फाउंडेशन है उसके माध्यम से केजरीवाल की जो एनजीओ थी, संस्था संपूर्ण परिवर्तन, इसको लगभग 2001 से लेकर अब तक फंड देना शुरू कर दिया था और अब तक देता आया है। और 1998 के बाद ये हुआ क्या था? हुआ ये था कि इंडिया ने परमाणु बम का टेस्ट किया और इंडिया ने अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने भारत को दबाने के लिए 99 में पाकिस्तान से बोलकर कारगिल का युद्ध करवाया था। फिर भी अटल जी ने सख्ती दिखाई और उसके सामने अमेरिका की एक नहीं चली और पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था। अमेरिका ने हमारी एक भी मदद नहीं करी। मदद करी तो रशिया ने और इजराइल ने। और हमने भी ऐसी ऐसी बंदूकें और ऐसे तोप के गोले उनके पिछवाड़े में डाले कि आज तक उनकी सूजी हुई है पाकिस्तानियों की। वो उसके बाद हमारी तरफ आंख उठाकर देखने के लायक रहा नहीं। तब जॉर्ज सोरोस ने सोचा, इंडिया में हमारे ऐसे एजेंट होने चाहिए जिससे इंडिया की सरकार को काबू में हम कर सके। इसके लिए एक नया मूवमेंट शुरू किया गया जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोला जाता है या आरटीआई चालू कराया गया, जिससे आरटीआई के माध्यम से अंदर की सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके सरकारों के ऊपर दबाव डाला जा सके। और फलस्वरूप 2005 में आरटीआई एक्ट ला दिया गया मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो भी सोरोस से ही पैसे लेते थे, उसकी ही भाषा बोलते थे। दूसरी तरफ अमेरिका में अमेरिका ने क्या कराया? अमेरिका ने 2008 में 26/11 करवा दिया पाकिस्तान के माध्यम से। और अंजाम ये था कि हिंदुओं को लटकाया जाए ताकि हिंदुओं की कभी भी सरकार ना आए, यानी कि बीजेपी की सरकार कभी भी नहीं आई, क्योंकि उनको मालूम था कि जब अटल जी आए थे वो भी एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, भारत के लिए काम करती थी। और उन्हें मालूम था कि अब की बार अगर मोदी आया, जैसे मोदी जी ने गुजरात के अंदर डेवलपमेंट करी है, वो आदमी पूरे देश में भी ऐसे ही डेवलपमेंट करेगा और कांग्रेस से ज्यादा बिका हुआ कोई पार्टी हमारे हाथ में नहीं आ सकती। इसलिए 26/11 करवाकर हिंदुओं को हमेशा ही खत्म करने का प्लान बनाया गया। लेकिन वो प्रोग्राम पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि एक आदमी ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और फॉर्मूला ही फेल हो गया। लेकिन जब इंडिया ने 2008 में और 9 में जो मंदी आई पूरी दुनिया में, जिसमें अमेरिका भी पिट गया था, लेकिन भारत नहीं पिटा। भारत अपने आप को उसमें से बाहर निकाल कर ले गया। तो अमेरिका को चिंता होने लग गई कि अब क्या होगा। तो जॉर्ज सोरोस और उसकी जो फोर्ड फाउंडेशन है, उसके दोस्त की, इन दोनों ने केजरीवाल को बहुत ही ज्यादा फंड देना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने तब एक पॉलिसी निकाली थी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम। इसके कारण जॉर्ज सोरोस जो है वो बिलबिला गया था, क्योंकि इससे सारा दामझाम हिल गया था। सोरोस ने और उसने सोरोस और उसने केजरीवाल को आरटीआई एक्ट की सहायता से उस वक्त कांग्रेस सरकार को परेशान करना शुरू किया और फलस्वरूप अन्ना आंदोलन का जन्म करवाया गया 2011 में सोरोस की तरफ से। इसलिए आपने देखा होगा कि जब केजरीवाल इतने घोटाले कर रहा था, अन्ना हजारे बोला भी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे जिससे आ रहे थे उसने बोला था नथिंग टू स्पीक, वो था सोरोस। और दूसरी तरफ हमारे ग्रेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी गहती बहती गंगा में
हाथ साफ करने की कोशिश करी, वो भी कांग्रेस के पीछे पड़ गए। मैटर एक ही था, कांग्रेस को घेरो, बीजेपी को आने नहीं दो और यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करके रखे रखो हमेशा के लिए। जब प्रणब मुखर्जी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम को हटाने के लिए तैयार नहीं हुए अमेरिका के प्रेशर के बाद भी, तो कांग्रेस ने अमेरिका और यूरोप, खासकर यूके को खुश करने के लिए घुटने टेक दिए, जो कि सोनिया गांधी तो शुरू से ही घुटनों पे ही रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। उसने प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री से हटा दिया 2012 में और द ग्रेट चिदम्बरम को वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। और उन्होंने तो जो काम किया, अपनी बैल्कनी में गोभी उगा दी 40 करोड़ रुपए की। लेकिन 2011 से एक काम और हुआ, अन्ना आंदोलन कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र बन गया। जो फलस्वरूप हुआ क्या था कि बीजेपी ने इस सारी मूवमेंट को हाईजैक कर लिया, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि उनका प्रेम था पाकिस्तान के साथ, कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो बीजेपी ने भी उन्हें हटाकर मोदी का नाम आगे लिया और इस कमजोरी का जो पूरा फायदा था, उसका पूरा फायदा लिया मोदी जी ने और अपने पक्ष में पूरी कंट्री को कर दिया कि जो फॉर्मूला मैंने गुजरात में किया है, वही फॉर्मूला मैं पूरे भारत में लागू करूंगा तरक्की का, और किया भी। लेकिन तब तक केजरीवाल बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि बीजेपी और आरएसएस ये सारे आंदोलन का फायदा लेने वाली है, तो उसके अक्का जॉर्ज सोरोस की सलाह पर उसने एकदम से आम आदमी पार्टी का स्थापना कर दी। जबकि शुरू में वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई भी प्रोग्राम इसका था नहीं और कस्में खाता था ये आदमी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। और 2014 में जो हुआ, हुआ ये कि मोदी जी सत्ता में आ गए और तब मोदी जी को ये सारे विदेशी जो षड्यंत्र थे इसकी समझ आ गई और उन्हें यह भी पता लग गया कि ये फेक करेंसी का एक रैकेट शुरू करने वाले हैं, ताकि भारत की जो जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये कभी भी उभर ना सके। इमीडिएटली नोटबंदी करा दी गई और आखिर में हुआ क्या, इन सब की कमर टूट गई नोटबंदी के कारण। और आखिर में मोदी सरकार को काबू में रखने के लिए 18-19 में शाहीन बाग जैसे आंदोलन करवाए गए, जिसके लिए जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन ने इतने ज्यादा पैसे केजरीवाल को, पीएफआई को, ऐसी संस्थाओं को देने शुरू कर दिए दिल खोलकर। और इन्होंने भी, क्योंकि पता ही आपको करप्ट तो लोग तो है ही हैं, इन्होंने भी दिल खोलकर पैसे लिए और शाहीन बाग में जितनी सपोर्ट की गई है केजरीवाल की तरफ से, हमारे से वो बात अभी भूली नहीं है। अब गनीमत रही, अमेरिका में 2016 से 20 तक ट्रंप की सरकार आ गई, जो कि जॉर्ज सोरोस के खिलाफ हमेशा ही रहता था और उसके कारण इंडिया और अमेरिका का रिश्ते जो है वो बड़े ही बैलेंस रहे। लेकिन जॉर्ज सोरोस को ट्रंप का मोदी के साथ रहा ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए ट्रंप को हराने में वो जुट गया 2016 से ही। और यही कारण था कि 2020 में जब यूएसए के चुनाव आए, ट्रंप को हरा दिया गया। ट्रंप हारा नहीं था, उसे हरा दिया गया और अपना पिट्ठू जो बाइडेन को जिता दिया गया रात के अंधेरे में। और उसने 4 सालों में क्या कुछ किया है ये भी हम भूले नहीं है। लेकिन जो बाइडेन अपनी गलत विदेश नीति के कारण अलोकप्रिय रहे, अनपॉपुलर रहे, और इधर मोदी जी अपने काम के कारण, विकास की नीतियों के कारण पॉपुलर, क्या वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए। उधर अमेरिका, जब भारत बढ़ रहा था, अमेरिका और यूरोप दोनों नीचे आ रहे थे, क्योंकि जो इन्होंने एक गलत युद्ध शुरू कराया यूक्रेन और रूस का। नीति क्या थी? नीति थी रशिया की इकोनॉमी को तबाह करना। उल्टा ये हुआ कि यूरोप की ही इकोनॉमी डूब गई और भारत में अपने इस मौके को बड़ी बेखूबी से यूज किया और अपनी इकोनॉमी को आगे ले गए। अमेरिका ने भी बड़ी कोशिश करी किसी तरह से भारत युद्ध में चीन से उलझ जाए, बेशक वो गलवान हो कोई भी हो,
लेकिन नहीं हुआ। या रूस का साथ ना देकर यूक्रेन का साथ दे दे, ताकि रूस भारत से अलग हो जाए, भारत की सपोर्ट ना कर पाए, ताकि कल को जब ये चाइना और भारत का युद्ध करवाने के लिए यूएसए लगा हुआ है, उसमें जब भारत को रशिया की या इजराइल की सपोर्ट नहीं होगी, तो यहाँ की इकोनॉमी भी टूट जाएगी और देश भी टूट जाएगा। लेकिन मोदी सरकार है, इन जो ये देश के द्रोही हैं, देशद्रोही हैं और देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं, इन सबको भांप लिया था। इसीलिए पहले ही विदेशी फंड का मिसयूज रोकने के लिए एफसीआरए का एक अधिनियम जारी किया 2020 में। इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एनजीओ थे, उन्हें बंद कर दिया गया। इस नए एक्ट से सबसे बड़ी कमर टूटी केजरीवाल की, क्योंकि केजरीवाल और जो देशद्रोही थे, उनकी जो सारी लगाम थी पैसों की बाहर से आने वाली, वो बंद हो गई। और केजरीवाल को अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए फंड की कमी होने के कारण 2020 में उसे ये नई शराब नीति लेकर आनी पड़ी। 2021 में उसकी घोषणा कर दी, जिससे आम आदमी पार्टी अपने इलेक्शन के फंड का बड़ा स्तर पर प्रबंध कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। नुकसान हो रहा था एक्साइज को, सेल टैक्स को, और ये रिश्वत खाते गए शराब सप्लाई वालों के हाथों से। और आम आदमी पार्टी ने इस फंड का गोवा के चुनावों में भरपूर यूज भी किया। लेकिन 2022 में कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी का ये जो तरीका था उसका पता लग गया, तो मीडिया में ये मुद्दा छाया रहा। लेकिन आखिरकार जुलाई 2022 में आम आदमी पार्टी को इस पॉलिसी को बंद भी करना पड़ा, जब उन्हें लगा कि अब इनकी गेम और नहीं चल सकती, पर्दाफाश हो चुका है। आखिर में अब मोदी सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे इन विदेशी षड्यंत्रकारियों को, इन देशद्रोही शक्तियों को कुचलने का पूरा मन बना लिया है, और जिसका प्रमुख केंद्र है केजरीवाल, जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रही हैं। इसलिए आज जब एक सारी पार्टियां 31 मार्च को एक रैली कर रही थी रामलीला मैदान में, केजरीवाल का पोस्टर तक लगाने नहीं दिया। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए कि जॉर्ज सोरोस का इन सारी विपक्षी जो पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, इसके ऊपर बहुत दबाव है। उसने बोला था ये काम नहीं करना, और यही विदेशी शक्तियां हवाला के माध्यम से इन पार्टियों को फंड उपलब्ध करवा भी रही हैं आज भी, जिससे बीजेपी सरकार इस चुनाव में मजबूती के साथ वापस नहीं आ पाए, और अमेरिका अपना दबाव दोबारा से हमारे ऊपर बनाना शुरू कर दे। जॉर्ज सोरोस की टीम अभी भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार 2024 में ट्रंप वापस ना आए और इधर मोदी की सरकार वापस ना आए। क्योंकि अगर ट्रंप और मोदी वापस आ गए तो एक ही काम होगा, दोनों कंट्रीज के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और पूरी दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। और ये शांति सोरोस को बहुत खलने वाली है, क्योंकि ये पैसे ही युद्ध से बनाता है। अब भगवान का भी आशीर्वाद है दोस्तों हमारे देश के ऊपर, कि 10 सालों में मोदी जी की सरकार थी, और यही है वही देश है, मोदी जी की सरकार ने इतनी यहां पर प्रॉब्लम्स होते हुए भी हमने अपने भारत को श्रीलंका, पाकिस्तान जैसा नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी होती, ये इतने भ्रष्ट लोग हैं, ये अपने देश को बेच देते अमेरिका के हाथों में। और उनके जैसे एक कुत्ता होता है घर में, वो आप मालिक को देखकर पूंछ हिलाता है। कांग्रेस वालों का तो यही हाल था हमेशा ही अमेरिकियों के सामने। उनका चपरासी भी हमारे देश में आता था, ये उसके पीछे दुम हिलाना शुरू कर देते थे। और चीन, चीन को तो इन्होंने ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश लिख के दे दिया है कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको दे देंगे। ये लद्दाख भी दे देंगे, इन बेशर्मों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को तो इन्होंने बोल दिया हमारी सरकार ले आइए, मोदी को हटाइए, कश्मीर हम दे देंगे आपको। ये है कांग्रेस का डीएनए। इसलिए देश प्रेमियों, भारत अगर आप बचाना चाहते हो, तो मोदी जी ने काम किया है कि वो नींव रख रहे हैं अगले 1000 साल की। जब 22 जनवरी को राम के मंदिर की उद्घाटना करी थी,
उन्होंने बोला था हम नींव रख रहे हैं 1000 साल की मजबूती के साथ भारत को आगे लेके जाने की, और 47 तक तो हम डेवलप्ड कंट्री के सपने देखने हमने शुरू कर दिए। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? लेकिन आज हमें विश्वास है कि यस, भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास बन रहा है और बन भी चुका है। और यही चीजें हैं जो जॉर्ज सोरोस को तंग कर रही हैं। आइए इस देश प्रेमी मोदी का साथ दें। 400 पार नहीं, 500 पार करके ये कांग्रेसी है, ये आम आदमी पार्टी वाले, ये टीएमसी, ये सारे जो डीएमके, ये सारे एंटी सनातनी पार्टियां, ये सारी जो इकट्ठे होकर भेड़ियों की तरह मोदी को हराने में लगी हैं, हम इन्हें हराएं। और इनको हराने के साथ एक काम और होगा। जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, ये सीआईए, ये सारे लोग ये परमानेंटली मुंह बंद करके, दुकानें बंद करके यहां से भाग जाएंगे कि अब सनातनी जाग गया है। अब इनके पैर, यहाँ पैर हमने जमने देने ही नहीं है। इन्हें उखाड़ कर फेंकने का एक ही तरीका है, 500 पार। 400 पार तो मोदी जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार। जिस दिन आपने 500 पार मोदी जी को करा दिया 2024 में, आप देखेंगे ये जो एंटी इंडिया जो षड्यंत्र चल रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। दुनिया में शांति आनी शुरू हो जाएगी, दुनिया में कल्याण आना शुरू हो जाएगा, तरक्की आनी शुरू हो जाएगी, और हम सबकी जिंदगी भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। नहीं विश्वास तो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का देख लीजिए, और कंजरवाल का और कांग्रेस का भी देख लीजिए। जब से नोटबंदी, एक ही फॉर्मूला देता हूं आपको, जब से नोटबंदी बंद हुई, कौन गरीब हुआ? गरीब हुई कांग्रेस और पाकिस्तान, और कोई भी नहीं हुआ। और जब से ये खुलासा हुआ है शराब घोटाले का, कौन गरीब हुआ? आम आदमी पार्टी, और कोई भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी आंखें खोल सकता है। मैं अपना काम जारी रखूंगा, मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.